हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको क्या करा रहा हूँ, कुछ वीडियोस बना रहा हूँ। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको पूरी एनसीईआरटी रिवाइज़ कराऊंगा और एम रहेगा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाए। और ख़ास बात ये रहेगी कि उस वीडियो के अंदर, इन वीडियोज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रहेगा। कट टू कट एनसीईआरटी वाली बात, जो एनसीईआरटी में लिखा है वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। दूसरी बात, ये वीडियो जो हैं वो अपडेटेड है और बेस्ड है लेटेस्ट एनसीईआरटी के 2021-22 के एडिशन के ऊपर। 21-22 के एडिशन में अच्छी बात यह है कि बहुत सारा डाटा रिवाइज हुआ है और बहुत सारी करेक्शन को ठीक किया गया है, जो कि एनसीईआरटी में अब तक कुछ चीज़ें गलत थी। दूसरी बात, ये वीडियोस जो बेस होंगी ये उसके बाद बनाई गई हैं जब हमने कुछ सीबीएसई के सैंपल पेपर हमारे पास आ गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल के पेपर जो कि सीबीएसई बनाती है, मॉर्निंग इवनिंग, केंद्रीय विद्यालय मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, नवोदय समिति, इन सब के पेपर सीबीएसई बनाकर भेजती है। तो 6-7 पेपर हमारे पास, मतलब लगभग 300-350 क्वेश्चन सेट हमने देखे। उसके बाद हमें पेपर बनाने वाले की मोडस ऑपरेंडी का पता लगा कि वो पेपर कहाँ से बना रहा है, एनसीईआरटी में किन बातों को पिक कर रहा है। तो ये वीडियोस वो बच्चे देखें जो अपना रिवीजन कर रहे हैं, एक वीडियो में पूरा चैप्टर करना चाहते हैं, और कोशिश रहे कि ये वीडियो बच्चे वो देखें जो पहले ख़त्म कर चुके हैं और डिटेल्ड वीडियो इनकी देख चुके हैं। डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों को डिटेल में ऑलरेडी कराया हुआ है, इन डेप्थ कराया हुआ है। उसमें सिर्फ एनसीईआरटी कवर नहीं है, थोड़ी सी बातें 5 से 10% बातें एक्स्ट्रा भी हैं। खैर, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा क्विकली रखूंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कट टू कट एनसीईआरटी की बात होगी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बात आपकी मिस हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बातें, कोई भी बात ऐसी मिस नहीं होगी। जल्दी से देखते हैं, प्लीज़ मेरे साथ बने रहें जल्दी। बच्चों, ये एनसीईआरटी के ऊपर बेस है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में 2 काम की बातें की हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को, सब जानते हैं। इंडिया में ब्रिटिशर्स का जो सोल पर्पस था, जो मेन पर्पस था, वो ये था कि इंडिया का स्टेटस को घटा देना और उसको घटा के क्या कर देना, उनको, इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना देना, जो सपोर्ट करेगा ब्रिटेन में जो नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, तो इंडिया का स्टेटस घटाकर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना देना, जो कि सपोर्ट करेगा ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल बेस को। ये उनका सोल पर्पस था, अगर एक पर्पस की बात की जाए तो। उसके बाद आती है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था हिंदुस्तान में। जब तक ब्रिटिशर्स रहे उन्होंने इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं किया, अगर किया तो बहुत लो लेवल था। कैसे? ब्रिटिशर्स के आने से पहले नो डाउट इंडिया में एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, बट मेन सोर्स था, नॉट दी ओनली सोर्स, नॉट दी ओनली सोर्स, इट वाज द मेन सोर्स। मतलब कुछ और भी चीजें थी। इंडिया और भी फेमस था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। इंडिया अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो हाथों की बुनकारी है, हाथों हस्तलिपि इंडस्ट्री है, उनके लिए इंडिया बड़ा फेमस था। फेमस स्पेशली कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल। इसके अलावा जो इंडस्ट्री जिसके लिए इंडिया फेमस था, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क। इन चीज़ों के लिए इंडिया वर्ल्ड वाइड फेमस था, उसकी एक अपनी रेपुटेशन थी। तो इंडिया एंजॉय करता था वर्ल्ड वाइड मार्केट। क्यों करता था इंडिया एंजॉय वर्ल्ड वाइड मार्केट? क्योंकि इंडिया इन चीज़ों को बनाने में फाइनेस्ट क्वालिटी यूज़ करता था, प्रोडक्ट की फाइनेस्ट क्वालिटी यूज़ किया करता था। एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात, जो इंडिया को रेपुटेशन इंडिया की बढ़ा देता था, वो ये था कि इंडिया की क्राफ्टमैनशिप, इंडिया की क्राफ्टमैनशिप का हाई स्टैंडर्ड था। हाथों की जादूगरी थी उस माल को, उस चीज को बनाने में। तो इंडिया वर्ल्ड वाइड मार्केट एंजॉय करता है, रेपुटेशन है उसकी बिकॉज ऑफ 2 थिंग, फाइनेस्ट क्वालिटी दे यूज एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है इसका। एक बात कर रहे हैं मसलिन की। मसलिन एक प्रोडक्ट है जो कि एक कॉटन टेक्सटाइल है। कंफ्यूज मत हो जाएं, मसलिन एक कॉटन टेक्सटाइल है, ना कि जूट टेक्सटाइल है। कॉटन टेक्सटाइल है जिसका ओरिजिन होता है वो बंगाल में होता है, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ, और उन एरियाज के आसपास जो ढाका के आसपास है। ढाका आज प्रेजेंट बांग्लादेश की कैपिटल है, पर
प्री इंडिपेंडेंट, जब इंडिया भी आज़ाद नहीं हुआ था तब उसका नाम ढाका ना होके डका हुआ करता था, DACCA। तो मसलिन कॉटन पाई जाती है डका के आसपास के एरियाज में, ठीक है, और वहाँ उस कॉटन को बोलते हैं डकाई मसलिन। डकाई मसलिन जैसे बनारसी साड़ी, ऐसे ही डकाई मसलिन, डका में मिलने वाली मसलिन, ठीक है। इसकी एक और फाइनेस्ट वैरायटी थी जिसका अलग ही लेवल था वर्ल्ड में, उसको बोलते थे मलमल। मलमल क्या है? फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मसलिन का नाम है जो बंगाल में पाई जाती है इन एंड अराउंड द एरिया ऑफ डका, ढाका, डका, ठीक है। कुछ ट्रैवलर्स तो इस मलमल को और नामों से भी जानते थे, और नामों से इस मलमल को ही, जैसे मलमल शाही और मलमल खास। इसी मलमल को कुछ ट्रैवलर्स मलमल शाही या मलमल खास बोलते थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि ये वो चीज़ है जो रॉयल्टी पहनती है, जो राजा महाराजा पहनते हैं, नवाब पहनते हैं, इसलिए उसको मलमल शाही, मलमल खास बोला जाता था। कुछ ट्रैवलर कहते थे दोस्त की मलमल क्या है? एक फाइनेस्ट क्वालिटी है। किसकी? मसलिन की। कहाँ पाई जाती है? बंगाल में। बंगाल के किस हिस्से में? डका या ढाका के आसपास के एरिया में, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए हैं, उन्होंने जो पॉलिसी फॉलो की है उस पॉलिसी का पर्पस है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। किसको? अपनी कंट्री को, होम कंट्री को, रेदर देन इंडिया को। है इंडिया में, प्रोटेक्ट और प्रमोट कर रहे हैं ब्रिटिश के इंटरेस्ट को। प्रोटेक्ट कैसे? अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टैरिफ वैरिफ लगा देंगे, हमारे माल को जो कि वर्ल्ड फेमस है उसको आने नहीं देंगे, तो प्रोटेक्ट हो जाएगा। और जो उनकी इंडस्ट्रीज बनाएंगी, जो कि अभी सेटअप हो रही हैं, उनका माल, उनका फाइनल आउटपुट हिंदुस्तान में बेचेंगे, तो प्रमोट करेंगे। तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं अपनी पॉलिसी से। किसको? होम कंट्री के इंटरेस्ट को, ना कि जिस कंट्री में वो हैं, ना कि इंडिया को, ठीक है। इससे, इन पॉलिसी से इंडिया में दिस पॉलिसी ब्रोट फंडामेंटल चेंज इन इंडिया। इंडिया में एक बेसिक चेंज आएगा। क्या आएगा? इंडिया बन जाता है रॉ मटेरियल का सप्लायर, एंड मतलब हम बन गए रॉ मटेरियल के सप्लायर, और कंज्यूमर और यूज करने वाले उनके प्रोडक्ट को। अब हम क्या कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी उनकी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, और जो उनकी इंडस्ट्रीज माल बना रही हैं उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक अलग बात कह रहा है इसी टॉपिक के अंदर, अंग्रेजों ने ब्रिटिश दौर में, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया गया कि वो हमारे देश की नेशनल इनकम को काउंट कर ले और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट कर ले। इन दोनों को कैलकुलेट करने का कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं किया गया। अगर कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट जो अपने आप लोगों ने किए वो थे, तो वो किस किस के थे? ये नाम आपको याद होने चाहिए। दादा भाई नेहरू, विलियम डिग्बी, फिंडले सिरास, VKRV राव, RC देसाई। ये कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट थे जिन्होंने हिंदुस्तान के लेवल ऑफ डेवलपमेंट को चेक किया, एस्टिमेट किया। बट इट वाज राव जिसके एस्टिमेट को सबसे सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। इट वाज अ राव जिनके एस्टिमेट को सबसे क्या माना गया? सिग्निफिकेंट। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया कि इंडिया में ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल लिखा हुआ है, ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट। हिंदुस्तान कितना माल बनाता है ओवरऑल, उसमें ग्रोथ सिर्फ लेस देन 2% की है, लेस देन 2%। और पर कैपिटा इनकम, वाई फॉर इनकम भी है, आउटपुट भी है। दो एनसीईआरटी में बड़ी यूज किया आउटपुट और ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट। एक बंदे के आउटपुट में कितनी ग्रोथ है? वो लेस देन 5% है, लेस देन 0.5% है, लेस देन हाफ, 0.5%। पर कैपिटा आउटपुट की ग्रोथ लेस देन 0.5, लेस देन हाफ। और एग्रीगेट रियल आउटपुट की ग्रोथ लेस देन 2%। किस पीरियड में? ये VKRV राव ने बात कही, पर किस पीरियड को लेके? फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। ये पता भी होना चाहिए, ये बात है तो किस सेंचुरी की है? फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी का मतलब क्या है? 20th सेंचुरी का मतलब हो गया 1901 से 2000, और इसका फर्स्ट हाफ का मतलब हो गया, मतलब 1901 से 1950 की बात कर रहा है।
ये इस दौर की बात कर रहे हैं, कौन, VKRV राव। जो ये डाटा है ये फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी है। 20th सेंचुरी का मतलब फर्स्ट हाफ, मतलब 1950 से पहले पहले की बात है। 1901 से 1950 की बात है ये जो डाटा है। यहाँ फंसा सकता है वो आपको, कोई और वर्ड यूज़ कर देगा, 19th सेंचुरी यूज़ कर दे, 21st सेंचुरी यूज़ कर दे, 18th सेंचुरी यूज़ कर दे। ध्यान रखना 19th है ना, 19th और 18th या 20th यूज़ कर दे, ध्यान रखना। तो 20th है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। नो डाउट ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया की इकोनॉमी एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, कृषि प्रधान देश था हमारा, और हिंदुस्तान के 85% पॉपुलेशन गाँवों में रहते थे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना लाइवलीहुड गेन करते थे एग्रीकल्चर से। मैंने 85% लोग क्या कहा है, गाँवों में रहते थे। हाँ, उसमें से ज़्यादातर लोग लाइवलीहुड डायरेक्टली इनडायरेक्टली गेन करते थे, अर्न करते थे एग्रीकल्चर से, ठीक है। 85% लोग गाँव में रहते थे, ठीक है। दो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादातर लोग लगे हुए, 85 में से भी ज़्यादातर ये लग रहे हैं, फिर भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, उत्पादन जो है वो बहुत कम है, और वो सेक्टर स्टैग्नेटेड है। स्टैग्नेटेड का मतलब है ग्रो नहीं हो रहा, स्टैग्नेटेड का मतलब है ग्रो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसके मोटे मोटे एनसीईआरटी में 4 रीज़न है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉलोनियल गवर्नमेंट, पहला रीज़न है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम दिए थे उन्होंने बहुत सारे, जमींदारी, महलवारी, रयतवारी, ऐसे सिस्टम, ये मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ जिक्र किया है लैंड सेटलमेंट सिस्टम एंड पर्टिकुलरली जमींदारी सिस्टम, जो कि बंगाल में आया। लेकिन मैं 2 बातें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है कि ये बंगाल में आया था 1793 में एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या था जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, जो इंटरमीडिएट्स थे उनके राइट्स बढ़ा दिए थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनके राइट्स बढ़ा दिए थे, और उनको ओनर ऑफ लैंड बना दिया था, जमींदार बना दिया था, मतलब ओनर ऑफ लैंड बना दिया, जमीनों का मालिक उनको बना दिया जो इंटरमीडिएट्स थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, रेंट कलेक्ट किया करते थे। और न सिर्फ इनको मालिकाना हक दे दिया, इनको मालिकाना हक भी दे दिया हेरिडेटरी, मतलब आज तुम मालिक, कल को तुम्हारे बच्चे मालिक। तो उनके स्टेटस को बढ़ा दिया। किसके स्टेटस को घटा दिया? टेनेंट के, कल्टीवेटर के स्टेटस को घटा दिया, ठीक है, स्टेटस बढ़ा दिया। और बोला गया जमींदार को, हाँ भाई आपको प्री डिटरमाइंड डेट पर फिक्स सम ऑफ मनी कलेक्ट करना है। क्या बोला गया जमींदारों को कि भैया आपको इतनी तारीख को इतना रेंट सरकार के पास जमा करा देना चाहिए। फॉलोइंग टू विच, अगर आप ये नहीं करा पाए तो आपकी जमींदारी राइट खत्म हो जाएंगे और किसी और को सौंप दिए जाएंगे। तो अब जमींदार पे प्रेशर आ गया, तो जमींदार प्रेशराइज करता था किसको? किसानों को। तो किसान फंस गया, ठीक है, डबल प्रेशर आ गया। अब ठीक है, ये सिस्टम था, पर जो ये रेंट कलेक्ट करते थे जमींदार एंड फर्दर गवर्नमेंट, इन दोनों ही सेगमेंट ने, जमींदार ने और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया किसके लिए? इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। मतलब इनसे रेंट तो ले लिया, एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, बट इनके डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर में वापस नहीं दिया। क्यों? अंग्रेजों को तो वहां जाना था, जमींदार इसलिए क्योंकि वो फंसा हुआ था, उसके लिए तो बहुत प्रेशर था, उसको तो रेवेन्यू सेटलमेंट जो था वो बड़ा फंसा हुआ था, उसको फिक्स डेट को फिक्स सम जमा कराना था, और अगर वो नहीं करा पाता था तो उसके जमींदार राइट चला जाते थे, इसलिए वो अपने पास रखता था, वैसे भी थोड़ा सा हिस्सा मिलता था उसको। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेंट होने के रीज़न ये है कि इन लोगों ने माल तो ले लिया, इन्वेस्ट नहीं किया वापस, तो इससे किसान सफ़र हुआ। इसके अलावा टेक्नोलॉजी लो लेवल रही, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी लैक, मतलब थे बट कमी थी, और फर्टिलाइज़र के यूज़ की तो बात ही नहीं थी, किसानों को फर्टिलाइज़र यूज़ का तो पता ही नहीं था। दीज 4 रीजन्स आर मेंशन और वर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेंट होने के, ठीक है, पक्की बात है।
इसके अलावा वो ये कह रहा है कि एनसीईआरटी में बिटवीन द लाइन बातें लिखी हैं कि एग्रीकल्चर में सूखा पड़ गया इन्वेस्टमेंट का। किन क्षेत्रों में? इन क्षेत्रों में सरकार ने इन्वेस्टमेंट की ही नहीं जिनमें की जा सकती थी। इरिगेशन के लिए हमने यहाँ ऊपर बोला भी है, इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग कर सकते थे, प्लेन लैंड ना करके टेरेसिंग कर दो ताकि सॉइल की फर्टिलिटी ना डिक्रीज हो या बच जाए। फ्लड कंट्रोल के बारे में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, ड्रेनेज में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही ताकि इरिगेशन के बारे में कुछ हो सके। और डीसैलिनाइजेशन, सॉइल के अंदर सोल्ट की मात्रा को घटाने के लिए, जैसे जैसे आप कल्टीवेट करते हो तो सैलिनाइजेशन हो जाता है सॉइल का। अब सॉइल की मात्रा में सोल्ट की मात्रा को घटाने के लिए बात नहीं कर रहे, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। एग्रीकल्चर में सूखा पड़ गया इन्वेस्टमेंट का, किन एरियाज में? ड्रेनेज, डीसैलिनाइजेशन, इरिगेशन, टेरेसिंग और फ्लड कंट्रोल। लेकिन ये बातें सबको पता है, या आपके पास अगर ऑप्शन आएगा, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो आप ये बेइज्जती वाली बातें हैं सारी आप में टिक कर देंगे इन बातों पे। ठीक है, आपको मान लो एक दो बात ना भी पढ़ी होती है और वहाँ पे मेंशन आ जाता तो आप मार्क कर देते हैं हाँ ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी ओड आउट सी हुई कि ये भी हुआ। अगर वो ऑप्शन में आ जाए तो आपने अगर पर्टिकुलरली उस बात को ना पढ़ा हुआ होगा तो आप उस बात पे विश्वास नहीं करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी लो थी, स्टैग्नेटेड था, थोड़ी सी ग्रोथ हुई, कुछ ग्रोथ हुई। क्यों हुई? कुछ एग्रीगेट एरिया एक्सपेंड हुआ कल्टीवेशन के लिए। मतलब मान लेते हैं कि पहले हिंदुस्तान में इतने पार्ट में खेती होती थी, अब वो खेती का एरिया बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया। अब जब ये बढ़ गया तो थोड़ी सी एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई। ठीक है, इन एब्सोल्यूट टर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर सम ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुई है? सम ग्रोथ हुई है। ड्यू टू क्यों हुई है? क्योंकि एक्सपेंशन हो गया, बढ़ गया एग्रीगेट एरिया बढ़ गया अंडर कल्टीवेशन। जिस पार्ट पे खेती हो सकती थी वो एरिया इंक्रीज हो गया। अंग्रेजों ने जानबूझ के किया था, उनको पता था इंडिया में मेजर इनकम का सोर्स एग्रीकल्चर है, अगर अपनी इनकम बढ़ानी है तो कल्टीवेटेबल एरिया बढ़ा दो। इसके पीछे भी उनका इंटरेस्ट था, पर ठीक है हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद उन्होंने वैसे तो कुछ किया नहीं, पर अगर किया तो थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई इरिगेशन में, बट कमी रह गई, पर थोड़ी सी प्रोग्रेस तो हुई, सम प्रोग्रेस मेड इन इरिगेशन। इसके अलावा उन्होंने ये देखा गया कि हिंदुस्तान के कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे कैश क्रॉप में ज़्यादा उत्पादन हुआ, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, बेटर रिलेटिवली हाइयर यील्ड। यील्ड का मतलब होता है बेनिफिट, आउटपुट, ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ज़्यादा आउटपुट बना एज कंपेयर टू फूड क्रॉप कुछ एरियाज में। एंड इट वॉज ड्यू टू कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि फूड क्रॉप्स को उगाना कम करें, गेहूँ, चावल, मक्का, दाल, इनको उगाना कम करें, कैश क्रॉप को उगाना शुरू करें। कैश क्रॉप मतलब इंडिगो, कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, इनको उगाना शुरू करें। तो उन्होंने क्योंकि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च किया तो इंडिया के कुछ एरियाज में कैश क्रॉप में ज़्यादा यील्ड थी एज कंपेयर टू फूड क्रॉप, एंड द रीज़न इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? फूड क्रॉप को उगाना कम करना, कैश क्रॉप को उगाना ज़्यादा शुरू करना। क्यों उगा रहे हो कैश क्रॉप? ब्रिटेन को अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और वो रॉ मटेरियल है ये कैश क्रॉप। बात समझे? एक बात और दी हुई है कि हिंदुस्तान में लार्जर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, जितने भी लोग खेती बाड़ी में लगे हुए थे उसमें ज़्यादातर लोग फूड क्रॉप उगा रहे थे, पर कुछ हिस्सा ऐसा था, बहुत स्मॉल सेक्शन ऐसा था जो कैश क्रॉप उगाता था। ज़्यादातर फूड क्रॉप, कुछ कैश क्रॉप, बहुत ही स्मॉल। ठीक है, बट फिर भी इस सेक्टर में स्टैग्नेंट के रीज़न ये हैं, ना तो किसान टेनेंट, ना इंटरमीडियरीज, ना गवर्नमेंट, किसी ने कुछ भी नहीं किया एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, तो ये सेक्टर सफ़र करता। मैंने आपको एग्रीकल्चर 3 टॉपिक करा दिए हैं, ये 1.3 था, 3 टॉपिक हो गए। इंट्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। इसके बाद करा रहा हूँ इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। जल्दी से
बच्चों आई होप जल्दी से आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैंने 2 टॉपिक और मेंशन कर दिए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। जल्दी से इनको क्विकली खत्म करते हैं एंड वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड में मैं चैप्टर को खत्म करा दूंगा जल्दी से। बच्चों इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप सब जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड वाइड फेमस था अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, और ब्रिटिश ने डेलिबरेटली उन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म किया। क्यों खत्म किया, कैसे खत्म किया? बाई फॉलोइंग सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाई फॉलोइंग सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजिंग किया इंडिया को। क्यों? इंडस्ट्रीज को लगाना इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, लगी लगाई इंडस्ट्रीज को खत्म करना इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैसे खत्म किया उन्होंने? सिस्टमेटिक तरीके से। कैसे किया? टैरिफ वैरिफ से, मैंने डिटेल में बताया हुआ आपको। यहाँ पे इस क्यों कर रहे थे वो हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म? वो हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म 2 मोटिव से कर रहे थे। उनको इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना था प्राइमरी प्रोडक्ट का, कि इंडिया सप्लाई करे उनकी इंडस्ट्रीज को प्राइमरी प्रोडक्ट, उनकी इंडस्ट्रीज को प्राइमरी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, और कल को जो वो इंडस्ट्रीज बनाए उनके आउटपुट को इंडिया कंज्यूम करे, एंड टू मेक इंडिया अ मार्केट फॉर फिनिश गुड्स विच वर प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इन दोनों ही बातों से क्या होगा कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल मिलना लगेगा और उनका माल बिकने लगेगा, तो वहां की इंडस्ट्रीज स्मूथली कंटिन्यू रहेंगी, एक्सपेंड करेंगी। ये उनका मोटिव था। ठीक है, इससे क्या हुआ? हमारी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई, हमारी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इसके 2 इंपैक्ट पड़े। इसके 2 इंपैक्ट पड़े कि हमारे यहाँ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग बेरोजगार हो गए। वो आर्टिस्ट लोग जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे वो बेरोजगार हो गए। इससे एग्रीकल्चर में प्रेशर बढ़ गया था। ठीक है, और अब उनका माल आने लगा हिंदुस्तान, तो इंडिया कंज्यूम करने लगा उनके प्रोडक्ट को। जो कहाँ बनता था वहाँ बनता था। इंडिया क्यों कंज्यूम करने लगा उनके प्रोडक्ट को? इंडिया इंपोर्ट करने लगा उनके प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि वो चीप भी था, वो सस्ता भी था। ये टैरिफ की वजह से था, ये सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट था। तो इंडिया कंज्यूमर बन गया उन गुड्स का जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस होते थे, क्योंकि वो इंपोर्ट होते थे मच चीपली, सस्ते इंपोर्ट होते थे, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चर होते थे। उसके 2 रीज़न थे। स्टीम इंजन आ गया था वहाँ पे, और वो टैरिफ पॉलिसी को ट्विस्ट किया हुआ था उन्होंने। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव है। अब तक यहाँ बुराई चल रही थी, जैसे एग्रीकल्चर में बीच में एक पॉजिटिव आया, अब यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव है। 90th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, मतलब 1850 के बाद, कुछ न्यू मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई, बट उनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो थी, बट लगनी शुरू हुई। जैसे, पर स्टिल 1850s के बाद, मतलब 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में अभी जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही है वो कन्फाइंड है 2 ही तरह, कॉटन और जूट टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल को डोमिनेट करते थे, उनके मेनली ओनर होते थे इंडियंस। ऑन द अदर हैंड जूट टेक्सटाइल को, जूट मिल को ओन करते थे, उसमें जो ज़्यादातर पैसा होता था वो होता था फॉरेनर्स का। कॉटन इंडिया और जूट फॉरेनर्स। दूसरी बात, कॉटन टेक्सटाइल ज़्यादातर लगी इंडिया के वेस्ट वाले हिस्से में, कॉटन लगी इंडिया के वेस्ट वाले हिस्से में। वेस्ट में भी पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और गुजरात, और जूट टेक्सटाइल लगी मेनली ईस्ट वाले हिस्से में। ईस्ट वाले में भी मेनली बंगाल। ठीक है, इसके बाद कुछ और इंडस्ट्रीज आ रही हैं। अब ये हो गया 1850 के बाद। अब आ गया 90th सेंचुरी। इसकी बिगिनिंग में अब कुछ स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज आ गई हैं, कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आ गई हैं। जब कुछ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आई है, इसमें जो सबसे बड़ा नाम हमें याद आता है वो आता है टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो कि 1907 में इनकॉर्पोरेट हुई। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी बनी। ठीक है, कंपनी बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है टिस्को 1907 में। ठीक है, फिर कुछ और समय बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ और इंडस्ट्रीज आ गई हैं। कौन सी? लेकिन अब जो इंडस्ट्रीज आई हैं वो पेपर इंडस्ट्रीज हैं, वो सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, पेपर, शुगर, सीमेंट इंडस्ट्रीज आ गई हैं। तो 1850s के बाद कुछ इंडस्ट्रीज आई, पर उनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो है। पर पहले दौर में कौन सी आई? कॉटन एंड जूट। कॉटन इंडियन, जूट फॉरेनर्स। कॉटन वेस्ट इंडिया, जूट ईस्ट इंडिया। वेस्ट में गुजरात और महाराष्ट्र, और ईस्ट में बंगाल। फिर कुछ समय बाद 20th सेंचुरी की बिगनिंग में 1901, 1902 इस दौर में कुछ स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज आ गए। पर्टिकुलरली एक फेमस नाम
टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 इनकॉर्पोरेट हो गई। इसके बाद कुछ और समय बाद शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज आ गई। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज आ गई है, अच्छी बात हुई। कुछ फिर नेगेटिव आ गया एकदम से कि फिर भी ठीक है कुछ इंडस्ट्री सेटअप हुई, लेकिन हार्डली बड़ी इंडस्ट्री नहीं देखने के लिए मिल रही। कैपिटल गुड इंडस्ट्री ऐसी होती है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट बनाती है, मशीनें बनाती हैं, जो स्टील बनाती हैं, आयरन बनाती है, ऐसी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कम हैं। और ठीक है अगर कुछ हैं जैसे टिस्को, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं है उन इंडस्ट्रीज का जो अंग्रेजों ने खत्म कर दी। कौन सी इंडस्ट्री जिसके लिए हम फेमस थे? हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उनको तुमने पूरी तरह खत्म कर दिया और कुछ कैपिटल गुड इंडस्ट्री दे दी, कुछ तो सब्स्टिट्यूट नहीं था वो कैपिटल गुड इंडस्ट्री, इसलिए देश की डेवलपमेंट हैम्पर रही। ठीक है, इसके बाद फिर और नेगेटिव क्या है कि न्यू जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इन इंडस्ट्रीज की हैंडीक्राफ्ट की नहीं हो तो तुमने खत्म कर दी। इन इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ, इन इंडस्ट्रीज की कंट्रीब्यूशन जीडीपी, जिसको हम जीवीए भी कहने लगे हैं, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड, उसमें बहुत कम था। द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज न्यू मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड द ग्रोथ इन दीज मॉडर्न न्यू इंडस्ट्रीज वर वेरी लो। ठीक है, देन ठीक है। दूसरी बात, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो उन्होंने अपने एंड पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी। पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम थी, बहुत लिमिटेड एरियाज थे, जैसे रेलवे, पोर्ट्स, टेलीग्राफ बहुत लिमिटेड एरियाज थे, तो वेरी लिमिटेड रोल प्लेड बाय पब्लिक सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी। ठीक है, अब आ जाते हैं आईएफटी, इंडियन फॉरेन ट्रेड। जल्दी से, ब्रिटिशर्स ने इंडियन फॉरेन ट्रेड को लेके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी फॉलो की है, हमें फ्री हैंड नहीं दिया जैसे आज है। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी फॉलो किया। रिस्ट्रिक्शन किस किस में लगा रखी थी? 3 चीज़ों में। क्या हिंदुस्तान बनाएगा? कमोडिटी प्रोडक्शन। किसके साथ वो ट्रेड करेगा? डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या होगी? ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। किन चीज़ों पे टैरिफ लगेगा, किन पे नहीं लगेगा, वहाँ से आएंगे तो लगेगा क्या, यहाँ से जाएंगे तो लगेगा क्या। तो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी फॉलो की इंडियन फॉरेन ट्रेड को लेके, पर्टिकुलरली इन 3 एरियाज, कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, इससे इंडिया के इंडियन फॉरेन ट्रेड पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा, एडवर्सली इफेक्ट पड़ा, इंडियन फॉरेन ट्रेड एडवर्सली इफेक्ट पड़ा। एंड एडवर्स इफेक्ट ये था कि इंडिया एक्सपोर्टर बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट का, इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड का, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, एक्स फॉर एक्सपोर्टर, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट। दूसरी बात, ब्रिटेन ने इंडिया किसके साथ एक्सपोर्ट करेगा, किसके साथ इंपोर्ट करेगा, इस पे भी मोनोपली, उस पे भी कंट्रोल कर रखा था। कैसे? आधे से ज़्यादा ट्रेड सिर्फ अलाउड था ब्रिटेन के साथ, और अगर कुछ ट्रेड बचा हुआ ट्रेड अलाउड था, जो कि बचा हुआ है, वो कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ के साथ था, जिसमें कुछ नाम आते हैं सिलोन, श्रीलंका जो बना आज, पर्शिया जो आज ईरान कहलाता है, और चाइना। ठीक है, आधे से ज़्यादा ट्रेड ब्रिटेन के साथ, रेस्ट चाइना, सिलोन विच इज़ श्रीलंका, पर्शिया विच इज़ ईरान। ठीक है, दूसरी बात, ब्रिटिश का कंट्रोल और ज़्यादा इंटेंसिफाई, और ज़्यादा बढ़ गया हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर जब हिंदुस्तान में सुएज कैनाल ओपन हो गई। मतलब हिंदुस्तान कनेक्ट हो गई सुएज कैनाल से, सुएज कैनाल ओपन हो गई है, सुएज कैनाल कब ओपन हुई है? 1869 में सुएज कैनाल ओपन हुई है। इस कैनाल ओपन होने से डिस्टेंस बहुत कम हो गई। अब ब्रिटिशर्स को अफ्रीका के नीचे से, अफ्रीका से होते हुए इंडिया तक नहीं आने की ज़रूरत है, वो डायरेक्ट एक ट्रेड लिंक बन गया। तो इससे डिस्टेंस बड़ी कम हो गई, क्योंकि अब इंडिया और यूरोप की कंट्रीज़ के बीच में डिस्टेंस कम हो गई, तो इससे टाइम कम लगने लगा, कॉस्ट कम हो गई, तो उन्होंने हमारे ऊपर ग्रिप और बढ़ा दी। ठीक है, अब सुएज कैनाल की कुछ बात कर लेते हैं। डब्बा बना हुआ है एक, उसके अंदर सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। आर्टिफिशियल वाटरवे का मतलब है कि हमने बनाया है कुछ तरीक़ों से, उसे नेचुरली अवेलेबल वो नहीं था, हमने बनाया है उसको आर्टिफिशियल वाटरवे। वो सुएज कैनाल है जो बहती है, वो नॉर्थ टू साउथ बहती है। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो सुएज कैनाल कुछ ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उसकी फ्लोइंग डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ है, उसकी जो फ्लोइंग डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है। बहुत ही छोटे सा पॉइंट है, पर हम अब छोड़ नहीं रहे कुछ भी। ठीक है, दूसरी बात, सुएज कैनाल जो कनेक्ट करती है, वो कनेक्ट करती है पोर्ट्स को,
कौन से पोर्ट्स को? जो मेडिटेरियन सी में है और जो गल्फ ऑफ सुएज में है पोर्ट्स। गल्फ ऑफ सुएज एक रेड सी का पार्ट है। सुएज कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी टू रेड सी, मेडिटेरियन सी टू गल्फ ऑफ सुएज विच इज द पार्ट ऑफ रेड सी। ठीक है, इससे डायरेक्ट सुएज कैनाल ओपन होने से डायरेक्ट ट्रेड रूट, मैंने बताया अब अफ्रीका के थ्रू होते हुए आने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ट्रेड रूट ओपन हो गया उन पोर्ट्स के लिए जो कि यूरोप के हैं, जो कि अमेरिका के हैं। अब वो डायरेक्टली ट्रेड कर पा रहे हैं, वो पोर्ट्स डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं उन पोर्ट्स के साथ। उन पोर्ट्स में उनका माल आ सकता है किन कंट्रीज़ के साथ, किन रीजन में? साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका और ओशनिया। क्या मतलब है इसका? ये एक वर्ड आ गया है ओशनिया, ये नहीं सुना होगा शायद आपने, पर डब्बे में बना हुआ है। बच्चों अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो अगर ये ब्रिटेन है, ये अफ्रीका है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का लोअर पार्ट है, और यहाँ अगर मैं बताऊँ तो कुछ ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, यहाँ कुछ आइलैंड्स हैं और, ठीक है। तो पहले तो ट्रेड ऐसे करना पड़ता था, पक्की बात, सेल थ्रू। अब यहाँ से एक डायरेक्ट ट्रेड लिंक ओपन हो गया है, तो अब आराम से ट्रेड हो पा रहा है ईस्ट अफ्रीका के साथ, अफ्रीका के इस हिस्से के साथ आराम से ट्रेड हो पा रहा है, ठीक है। साउथ एशिया, इंडिया एशिया के साउथ हिस्से में आता है, साउथ एशिया, इन कंट्री जो साउथ एशिया में जो कंट्रीज पड़ती हैं जैसे इंडिया, उनके साथ अब ट्रेड आसानी से हो पा रहा है, ठीक है। और ओशनिया में आती हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसी कंट्रीज, इनके साथ आराम से ट्रेड हो पा रहा है। कब? जब डायरेक्ट ट्रेड लिंक ओपन हो गया है, जब सुएज कैनाल ओपन हो गई है, तो अब ब्रिटेन और अमेरिका से पोर्ट्स इजीली कनेक्ट हो गए हैं उन पोर्ट्स के साथ जो ईस्ट अफ्रीका में है, साउथ एशिया में है, साउथ एशिया जैसे इंडिया में है, और ओशनिया रीजन में क्या क्या आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के आइलैंड्स, वहाँ जो पोर्ट्स हैं उनके साथ इजीली कनेक्टिविटी हो गई है, ठीक है। नो डाउट सुएज कैनाल ओपन होने से इंडिया की मार्केट का एक्सेस अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, अमेरिका के लिए, ठीक है। नाउ एक पॉजिटिव था जिसके बहुत सारे नेगेटिव थे, एक और पॉजिटिव था जिसके बहुत सारे नेगेटिव थे। अब वहाँ हम बहुत माल बेच रहे हैं, बहुत प्राइमरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इंडिया को स्वाभाविकली लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस होने लगा, हमारी कमाई ज़्यादा होने लगी क्योंकि हम माल भी ज़्यादा बेच रहे हैं, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज एक्सपेंड कर रही हैं, आईएफटी पे उनका कंट्रोल है, सुएज कैनाल के थ्रू वो माल ले जाते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था तो हमें कमाई भी ज़्यादा होती थी। बट इस बात का मतलब ये नहीं था कि हिंदुस्तान में हीरे जवाहरात, गोल्ड, सिल्वर आने लगा, नहीं था। इस बात का मतलब क्या था? ये पॉजिटिव था कि हमें जनरेट हुआ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे इंपोर्ट से, प्राइमरी प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब इसमें बहुत सारे नेगेटिव हैं। इसका नेगेटिव क्या है? जब आप सब कुछ एक्सपोर्ट कर दोगे तो हिंदुस्तान में कुछ इसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी होने लगी। सब तो एक्सपोर्ट कर दिया, कैरोसिन, फूड ग्रेन, क्लॉथ, इनकी कमी होने लगी, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म कर दी तुमने, तो क्लॉथ बनाएगा कौन? आपने प्राइमरी प्रोडक्ट वहाँ भेज दिया तो बनेगा कैसे? तो हमारे यहाँ इसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी होने लगी। दूसरी बात, जब हम एक्सपोर्ट करते थे वहाँ से पैसा आता था, पर गोल्ड नहीं आता था, सिल्वर नहीं आता था। अच्छा, जो भी आता था वो 3 जगह यूज़ करते थे ये लोग, वो 3 जगह ये यूज़ करते थे अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। कहाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिस थे ब्रिटेन में, उनके खर्चे देने के लिए। जो ये लड़ाइयाँ लड़ रहे थे इंडिया में अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए, उसमें जो ये लड़ाइयाँ लड़ते थे, वॉर एक्सपेंसिव को हमारे से पूरा किया करते थे। और बाहर से जो इनविजिबल आइटम को इंपोर्ट किया करते थे, सर्विसेज को इंपोर्ट किया करते थे अपने लिए, उसकी पेमेंट करने के लिए। जो रिसीट्स थी एक्सपोर्ट सरप्लस की, वो इन्होंने 3 जगह यूज़ कर ली। जो इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस थे ब्रिटेन में, लड़ाइयाँ के खर्चे, और टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम। इनसे क्या हुआ? इंडिया में पैसा आया ही नहीं, माल चले गया, पैसा आ नहीं रहा, पैसा वो आ तो रहा है, वो घुमा फिरा के जा रहा है। तो इससे इंडिया की वेल्थ, संपत्ति ड्रेन आउट हो गई, बह गई हिंदुस्तान से। आर यू गेटिंग मी? मैंने इस स्लाइड में 2 टॉपिक खत्म करा दिए, जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद ये चैप्टर खत्म है, जल्दी से।
बच्चों आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब लास्ट स्लाइड में हम 3 टॉपिक और ख़त्म कर रहे हैं जल्दी से। 3 टॉपिक जो है हमारे पास वो है डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जल्दी से करेंगे जल्दी से। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले डेमोग्राफिक कंडीशन। हमारे देश में पॉपुलेशन के बारे में कौन बताता है? सेंसस। पहला ऑफिशियल सेंसस जनगणना कब हुई? 1881 में। सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है। ठीक है, क्या किया इसने रिवील? 1881 के सेंसस ने क्या रिवील किया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बड़ी अनइवन है, कभी ज़्यादा है तो कभी कम है। अनइवननेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि फेमाइन बहुत आती थी, बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे पर मर भी जाया ज़्यादा करते थे, अनइवननेस थी। ठीक है, हम एक ईयर को पर्टिकुलरली 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। कुछ डिवाइड कर दिया इसने, 1921 के ईयर को हम डेमोग्राफिक ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्योंकि हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थे और हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में आ गए थे। क्या होता है बच्चों? 3 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। BR फॉर बर्थ रेट, DR फॉर डेथ रेट। फर्स्ट फेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा होती है, पैदा भी ज़्यादा होते हैं, मर भी ज़्यादा जाया करते हैं। एक होता है थर्ड फेज जिसमें ये दोनों कम हुआ करते हैं। एक बीच में सेकंड फेज आता है जिसमें पैदा ज़्यादा होते हैं और मरते कम हैं। इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया ने लिया 1921 में। इंडिया फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में एंटर हो गया, बिगन इन सेकंड फेज। कैसे एंटर हुआ? मतलब अब ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं और मर कम रहे हैं। अभी क्योंकि एंटर ही हुआ है तो अभी समय लगेगा कुछ। तो हिंदुस्तान में टोटल पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ अभी ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी, क्योंकि अभी तो एंटर ही हुआ है ना। अब पॉपुलेशन बढ़नी शुरू होगी। ठीक है, अभी एंटर ही हुआ था। ठीक है, इसके बाद ओवरऑल लिटरेसी हमारे देश में जो साक्षर दर थी वो लेस देन 17% थी और फीमेल लिटरेसी रेट तो नेग्लिजिबल लो था, बिल्कुल ही कम था, लेस देन 7% था। ठीक है, एयर एंड वाटरबोर्न डिजीज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, रैम्पेंट थी। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है, सरकारी अस्पताल हैं, दवाइयाँ हैं, या तो वो थी ही नहीं, अगर वो थे तो बहुत नाकाफ़ी थे, इनएडुकेट थे। ठीक है। हाँ, ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, ज़्यादा लोग मर जाया करते थे क्योंकि हम मोरलेस अभी तो सेकंड फेज़ में हम आए हैं, वो भी बहुत लास्ट में 1921 में। तो उससे पहले तो हम फर्स्ट फेज़ में थे ना, ज़्यादा मर जाया करते थे लोग। मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। और पर्टिकुलरली IMR, नवजात मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो बच्चे जो 1 साल की एज भी रीच नहीं कर पाते, वो रेट बहुत ज़्यादा हाई था। 1000 में से 218 बच्चे, 218 बच्चे मर जाया करते थे हर 1000 बर्थ में से। आज इसका डाटा अपडेटेड है, आज इसका जो IMR चल रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट चल रहा है, वो 33 चल रहा है, 33। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज टेड लो, इट वाज ओनली 32। ये NCERT में करेक्शन हुई है, ये अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे NCERT में करेक्शन हुई है, वहाँ पर उन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ओनली 32 एज कंपेयर टू टुडे विच इज़ 69। आज 69 है। ठीक है, एक्सटेंसिव पॉवर्टी थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। पॉवर्टी कितनी थी ये हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, डन। नाउ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि मेरे लेबर फोर्स, मेरी वर्क फोर्स किस सेक्टर में लगी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स इन द कंट्री। एग्रीकल्चर में कितने लगे हुए हैं, सेकेंडरी में कितने लगे हुए हैं, टर्शरी में कितने लगे हुए हैं। वी ऑल नो दैट बिफोर ब्रिटिशर्स, इवन इन ब्रिटिश इंडिया, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो लार्जेस्ट शेयर कहाँ लगा हुआ था? एग्रीकल्चर में। कितना? 70 to 75%। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में कितना लगा हुआ था? ओनली 10%, ओनली 10 है। एंड सर्विसेज में इससे ज़्यादा है, सर्विसेज में था 15 to 20%। ठीक है बच्चों, इसके पीछे रीज़न है जल्दी सा, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन्होंने ख़त्म कर दी थी, तो मैन्युफैक्चरिंग में लोग घट गए और थोड़ी बहुत रेलवे, टेलीग्राफ, पोर्ट्स आ जाएंगे तो वहाँ सर्विस सेक्टर में थोड़े से लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ रीजनल वेरिएशन है, मतलब हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में लोग एग्रीकल्चर में घट रहे थे और साइमल्टेनियसली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में बढ़ रहे थे। एग्रीकल्चर में घट रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में बढ़ रहे थे। ऐसे कौन से रीजन थे? मद्रास प्रेसिडेंसी,
प्रेसिडेंसी का मतलब है पहले ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया को प्रेसिडेंसी में बांट दिया था। उसमें से एक प्रेसिडेंसी ये थी, 7 प्रेसिडेंसी थी शायद, उसमें से एक प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ये नीचे वाली जैसे इंडिया है तो इस प्रेसिडेंसी का नाम मद्रास प्रेसिडेंसी था। इसमें आज के स्टेट आते हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हाँ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा बॉम्बे, इसके अलावा बंगाल। ये वो कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे एग्रीकल्चर में लोग घटे और ऑन दी अदर हैंड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में बढ़े। रीज़न है यार, कोस्टल रीजन है ये, यहाँ से सारा ट्रेड हुआ करता था तो यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हुई कुछ, ठीक है, यहाँ से सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ना स्वाभाविक था। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिसमें एग्रीकल्चर बढ़ा, लाइक उड़ीसा, लाइक राजस्थान, लाइक पंजाब। तो ये कुछ स्टेट्स थे जहाँ पे एग्रीकल्चर में बढ़ रहे थे, ये कुछ स्टेट्स थे जहाँ पे एग्रीकल्चर में घट के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में बढ़ रहे थे। डन, खत्म ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नो डाउट ब्रिटिशर्स ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर डेवलप किया है, जैसे रोड, जैसे रेलवे, पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। बट उन्होंने हमें बेसिक एमेनिटीज़ देने के लिए नहीं किया वो डेवलप, अपने इंटरेस्ट को, अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को सबसर्व करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किया है, ना कि हमें बेसिक एमेनिटीज़ देने के लिए किया है। याद रखना ये बात है, ठीक है। जैसे रोड बनाए उन्होंने, अब मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। रोड बनाए बट रोड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट को सूट नहीं करते थे, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते थे। नॉट सूट आर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसका पर्पज़ ये था रोड का एक, कि रोड से आर्मी को वो मोबिलाइज करते थे, आवाजाही होती थी उन रोड से, आर्मीज़ को वो इधर उधर किया करते थे विद इन इंडिया, याद रखना विद इन वर्ड है यहाँ पे, मोबिलाइज आर्मी विद इन इंडिया। देन इस स्पेशल जो काम था रोड का वो ये था कि रोड को उन्होंने इस तरह बनाया कि मार्केट से पोर्ट्स तक, मार्केट से रेलवे तक, जहाँ रॉ मटेरियल का सोर्स है वहाँ से रेलवे तक, वहाँ से पोर्ट्स तक। क्या, क्यों? ताकि इन एरिया से, हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल ड्रॉ आउट किया जा सके, निकाला जा सके। वो कहाँ ले जाया जा सके? रेलवे तक, पोर्ट्स तक। फिर वहाँ से क्या होगा? वहाँ से शिप और रेलवे के थ्रू इंग्लैंड ले जाएंगे और इन्हीं रेल में, इन्हीं जहाज में वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट आ जाएगा, आ गया इंडिया में, और इन्हीं रास्तों के तहत इंडिया में आ जाएगा। ये मेन पर्पस था रोड का। तो ये हमें सर्विस नहीं दे रहे, अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में ऑल वेदर रोड नहीं थी, बारिश की एक बौछार हुई बहगी, स्पेशली रूरल एरियाज़ की जो रोड थी जो कनेक्ट करती थी थोड़ी बहुत, ठीक है। इसके बाद रेलवे बच्चों इंट्रोड्यूस हुआ हिंदुस्तान में 1850 में, 1850 में। और हम ये कहते हैं कि ये ब्रिटिशर्स की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन में से एक है रेलवे, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ 1850 में। अगर मैं एक दो बातें और कर लूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑपरेट हुआ 1853 में, ऑपरेट हुआ 1853 में। और एक पिक्चर इन एनसीईआरटी है, उस पिक्चर के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वो ये कहती है कि फर्स्ट रेलवे ब्रिज जाके बना 1854 में। ये सब एनसीईआरटी में है, प्लीज ध्यान दे लो। क्या रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुई? 1850। ऑपरेट कब हुई? बॉम्बे टू थाने 1853। और फर्स्ट रेलवे ब्रिज आया 1854, ठीक है। इस रेलवे के दो एस्पेक्ट थे, एक फायदा था, एक नुकसान था। फायदा ये था कि उसका एक सोशल बेनिफिट था, एक नुकसान भी था। सोशल बेनिफिट ये था कि रेलवे आने से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पॉसिबल हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पॉसिबल हो गया मतलब अब लोग दूर की जगह पे आ जा सकते हैं। जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पॉसिबल हुआ तो इससे जो कल्चरल और ज्योग्राफिकल बैरियर थे, अब वो दूर जा सकते हैं। दूर जाएंगे तो वहाँ के कल्चर भी देखेंगे, तो वो बैरियर्स ब्रोक हो गए। उनको पता लगा साउथ इंडिया में लोग मच्छी ज़्यादा खाते हैं, लोग धोती ज़्यादा पहनते हैं। कश्मीर एक रीजन है जहाँ पे सेब उगाया जा सकता है, उगता है, लोग बड़े बड़े कोट पहनते हैं। उनको पता लगा राजस्थान एक ऐसा रीजन है जहाँ पे रेत बहुत होती है, जहाँ पे लोग टोपी बहुत पहनते हैं। तो इससे उन्होंने कल्चर को अडॉप्ट किया। ये हमारे लिए रेलवे का एक सोशल बेनिफिट है जो उनकी वजह से हुआ है। बट उससे कुछ लॉस भी हुआ। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ गया। रेलवे आने से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ गया और उस वजह से जो गांव सेल्फ सफिशिएंट थे उनकी वो सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गई, एडवर्सली अफेक्ट हो गई। कैसे हो गई? सर गांवों में रेल पहुंची,
या उसकी कनेक्टिविटी पहुंची या उसके नियर बाई रीजन तक पहुंची। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ये गांव वालों को कह रहे हैं कि कैश क्रॉप उगाइए, कैश क्रॉप उगाइए, फूड क्रॉप को छोड़िए। कैश क्रॉप क्यों उगाइए? आप उसको उगाइए, हम आपसे एकदम से खरीद लेंगे। तो किसान इस उम्मीद में, क्योंकि उसके ऊपर रेंट ज़्यादा था, जमींदारी सिस्टम, जमींदारों को देना था, गवर्नमेंट को देना था, तो उसने यार ठीक है कि कैश क्रॉप उगा लेता हूँ, कैश क्रॉप जैसे इंडिगो, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ये उगा लेता हूँ, ये एकदम खरीद लेंगे। तो उसने उगाना शुरू कर दिया, उसने उगाना शुरू कर दिया। वो करवा क्यों रहे थे इससे? ताकि वो खरीद ले। कौन? ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज में पहुंच जाए, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी। बट सर सेल्फ सफिशिएंसी कैसे खत्म हुई? यार जब रेलवे वहां तक पहुंची तो किसानों ने कैश क्रॉप उगाना शुरू कर दिया, बाद में उनको पता लगा कि इसके नुकसान बहुत हैं। दूसरी बात, जब वहां तक रेल पहुंच गई है, ब्रिटिशर्स पहुंच गया, तो उनका माल भी पहुंच गया। उनका माल मतलब इंडस्ट्रीज का माल आ गया, ब्रिटेन के गुड्स आ गए, तो वहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो भी ख़त्म होने लगी। वो ख़त्म हुई तो आर्टिस्ट लोग किसकी तरफ भागे? एग्रीकल्चर की तरफ भागे। एग्रीकल्चर की तरफ भागे तो उन्होंने क्या कर दिया? जो प्रेशर था एग्रीकल्चर पे वो बढ़ा दिया। वो बढ़ा दिया तो उससे क्या हुआ? किसानों के लिए रेंट, एग्रीकल्चर महंगी हो गई। क्यों हो गई? वो लैंड महंगी क्यों हो गई? क्योंकि लेने वाले बहुत हो गए। लेने वाले बहुत क्यों हो गए? क्योंकि आर्टिस्ट भी आ गए, तो किसान सफ़र कर रहा है। और अब वो और इजीली कैश क्रॉप को अडॉप्ट कर रहा है प्रेशर में, क्योंकि रेंट बढ़ गया है। रेंट क्यों बढ़ गया? आर्टिस्ट आ गए हैं। आर्टिस्ट क्यों आ गए हैं? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्यों खत्म हो गई? क्योंकि ब्रिटिशर्स का माल आ गया, क्योंकि रेलवे आ गया। आर यू गेटिंग मी? मैंने थोड़ी सी एक कहानी बनाई आपके सामने, कनेक्टिविटी। अब पॉइंट क्या है सर? क्या चीज़ ज़्यादा है? रेलवे आने का बेनिफिट ज़्यादा है या रेलवे आने का लॉस ज़्यादा है? नो डाउट सोशल बेनिफिट ऑफ रेलवे इंट्रोडक्शन वॉज आउटवेड। ये सोशल बेनिफिट आउटवे हो गया ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस से। रेलवे आने से लॉस बहुत ज़्यादा हुए एज कंपेयर टू सोशल बेनिफिट, एज कंपेयर टू सोशल बेनिफिट। ठीक है, लेकिन एक फ़ायदा है, एक पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव ये रहा, एक पॉजिटिव ये है, यहाँ तो नेगेटिव है। एक पॉजिटिव ये है कि रेलवे आने से हमारे एक्सपोर्ट्स एक्सपेंड हो गए, होने ही थे, हमारा माल बाहर जाना ही था, क्योंकि रेलवे आ गई। रेलवे आ गई तो हर जगह से रॉ मटेरियल जहाँ से भी मिले वो ले जाया करते थे अपने इंडस्ट्रीज़ को देने के लिए, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। ये बिटवीन द लाइन क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। ठीक है, इसके अलावा दो तीन चीज़ें और दे रखी हैं कि इनलैंड ट्रेड एंड लेन्स, वाटरवेज थे क्या? थे, बट अनइकोनॉमिकल थे, बहुत महंगे थे। जैसे एक एग्जांपल दिया है, एक कोस्ट कैनाल डेवलप हुई थी उड़ीसा कोस्ट पे। उड़ीसा के तटीय इलाकों में एक वाटरवे डेवलप हुआ था, वो बहुत अनइकोनॉमिकल था। अनइकोनॉमिकल और भी थे, एक एग्जांपल दिया है उड़ीसा का। क्यों था वो अनइकोनॉमिकल? एक जल्दी से 2 मिनट की स्टोरी बता देता हूँ। हुआ ये था, एनसीईआरटी में नहीं है बट बैकग्राउंड के लिए, 1866 में उड़ीसा में फेमाइन आई थी। उड़ीसा में फेमाइन आई और इतनी वाइड स्प्रेड फेमाइन आई थी कि 1/3 पॉपुलेशन वहाँ की ख़त्म हो गई थी। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ एक कमीशन बनाया और पता ये बताने के लिए, ये चेक करने के लिए कि उसके पीछे रीज़न पता करो और वे आउट बताओ। तो उस कमीशन ने 2 बातें बताई कि उड़ीसा में फेमाइन इसलिए आई थी, अकाल इसलिए पड़ा था क्योंकि उड़ीसा के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, ना पानी के रास्ते है, ना और रास्ते से है, ना रेलवे है वहाँ पे, तो वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। तो उस सॉल्यूशन क्या दिया कि कनेक्टिविटी कर दी जाए। कनेक्टिविटी करने का सबसे मेन सोर्स क्या दिया? कैनाल बना दो वहाँ पे। कैनाल के 2 फायदे होंगे, इरिगेशन में भी काम आ जाएगी और वाटरवे में भी काम आ जाएगी। बन गई, बननी शुरू हुई 1880 में जाके वो बननी शुरू हुई 1881 में जाके बनी होगी 5-6 साल में। बट 1896 में वहाँ रेलवे आ गई। कहाँ? उड़ीसा में। और रेलवे पैरेलली बनाई उन्होंने, किसके साथ? उस कैनाल के साथ पैरेलली बन गई। जैसे वो नहर है, ऐसी एक ट्रैक बिछा दिया रेलवे का। अब फार्मर के सामने 2 चॉइस है कि वो कैनाल के रास्ते जाए या रेलवे के साथ रास्ते जाए। रेलवे सस्ता पड़ता था, उसने रेलवे अडॉप्ट कर लिया, तो कैनाल का यूसेज खत्म होना शुरू हो गया। कुछ इसमें पानी का भी इशू था, उसमें पानी सोल्टी वाटर आ गया। तो हुआ क्या? वाटरवे अनइकोनॉमिकल हो गए। स्पेशली आपने एक एग्जांपल दिया आपको उड़ीसा कोस्ट का। उड़ीसा कोस्ट अनइकोनॉमिकल क्यों हो गया? क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं करवाया रेलवे के तहत, रेलवे के थ्रू, रेलवे से, क्योंकि रेलवे एक पैरेलल लाइन डेवलप हो गई थी। अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि उसको अबंडन करना पड़ा, उस कैनाल को ख़त्म करना पड़ा। खैर, दूसरी बात, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ
इलेक्ट्रिक तार की व्यवस्था की गई, पर वो उसका मेन पर्पस था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दी कंट्री। उसका मेन ब्रिटिशर्स यूज करते थे हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा पोस्टल सर्विस, चिट्ठी की सुविधा की गई, और इसका एक बहुत पब्लिक पर्पस था, इसका पब्लिक यूसेज था, बट पोस्टल सर्विस इनएडुकेट रही। जो अच्छी चीज है वो ना काफी हो जाती है भैया देश में, इनएडुकेट रही। इसका यूजफुल पब्लिक पर्पस था, बट वो इनएडुकेट रही, ना काफी रही। इसके अलावा एक एनसीईआरटी की पिक्चर रह गई, यहां तो एक पिक्चर कवर कर दी, एक पिक्चर रह गई कि 1932 में इंडिया में एविएशन सेक्टर की शुरुआत की टाटा एयरलाइंस ने। 1932 में हिंदुस्तान में एविएशन सेक्टर की शुरुआत करता है कौन? टाटा एयरलाइंस, टाटा एयरलाइंस। ठीक है, ये एनसीईआरटी में पिक्चर है। इसके अलावा वैसे अभी मैं, क्योंकि टाटा वापस प्राइवेटाइज हो चुकी है, इंडियन एयरलाइंस प्राइवेटाइज हो चुकी है, ये टाटा एयरलाइंस 1953 में, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 1953 ने सरकार ने खरीद ली थी, इसको नेशनलाइज कर दिया था और इसको कर दिया एयर इंडिया। 2021 में जाके आज ये एयर इंडिया वापस टाटा ग्रुप ने खरीद ली है। 1932, 1953 एंड 2021। खैर, ये हो गया लास्ट कंक्लूजन, लास्ट 2 मिनट का कंक्लूजन इस पूरे चैप्टर की समरी। इस पूरे चैप्टर की समरी में ये एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी बोल रहा हूँ बस आपके सामने। एनसीईआरटी का कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 बातें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं पर प्रोडक्टिविटी लो है, सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, प्रोडक्टिविटी लो है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 4 चीज़ें मांग रहा है, क्योंकि उसके अंदर 4 चीज़ों की कमी है। वो मॉडर्नाइजेशन को मांग रहा है अंग्रेजों से, वो डाइवर्सिफिकेशन मांग रहा है कि हमें और भी सेक्टर में भेजो, कॉटन जूट तक रहने मत दो, डाइवर्सिफिकेशन मांग रहा है। वो कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रोडक्शन करने का लेवल बढ़ा दिया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग मांग रहा है, और वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मांग रहा है कि सरकार भी इन्वेस्ट करे। तो इंडस्ट्री को 4 चीज़ें चाहिए थी, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड सिर्फ एक काम करता था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया था ब्रिटेन में उसको सपोर्ट करता था, हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल ले जाना और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट को हिंदुस्तान में लाना। एक ये था। इंफ्रास्ट्रक्चर 3 चीज़ें मांग रहा था, 3 चीज़ों की जरूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक्सपेंड करो उसे, उसको एक्सटेंड कर दो, एक्सपेंड करने की जरूरत है, उसको मॉडर्नाइज, अपग्रेड करने की जरूरत है, दे यूज द वर्ड अपग्रेडेशन की जरूरत है। एंड लास्ट, उसको पब्लिक ओरिएंटेड बनाने की जरूरत है, ना कि मार्केट ओरिएंटेड। आपने सिर्फ उसको इसलिए बनाया हुआ है कि मार्केट को कनेक्ट करता है, पोर्ट को कनेक्ट करता है। सर, उसको लोगों तक कनेक्ट करो, वो पब्लिक पर्पस सर्व करे, पब्लिक ओरिएंटेड। 3 चीज़ें, मॉडर्नाइज, अर्बन, क्या कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर? 3 पर्पस सर्व कर रहा है। वो कौन कौन से हैं? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीज़ों की जरूरत है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, और उसको पब्लिक ओरिएंटेड बनाने की जरूरत है। इसके अलावा देश में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। हैंस वेलफेयरिस्टिक पॉलिसी, ऐसी पॉलिसीज़ की जो वेलफेयर करे, इनकी ज़रूरत थी। जैसे आज MG नरेगा है, मिड डे मील स्कीम है, पोषण अभियान जिसको हम कहते हैं, ये स्कीम है। हैंस विद दिस चैप्टर पूरा हो गया, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी। अगर इसके बावजूद आप एनसीईआरटी से चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन आता है, अगर नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है। कट टू कट बात है, एक भी वर्ड मिस नहीं हुआ है। बाय बाय, इसको खत्म कर लो, चैप्टर 1 खत्म। बाय बाय।